अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और उनकी एप्लीकेशन जो है वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहले आइसोटोप की डेफिनेशन देखने से पहले अगर हम बैकग्राउंड की थोड़ी सी बात कर लें तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी तो उसके बाद जो है वो डाल्टन ने सबसे पहले जो है वो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। जब उसने डाल्टन ने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया तब यही बात जो है वो यही समझा जाता था कि कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन तमाम की प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी होती है, इंक्लूडिंग मैस नंबर। ठीक है। लेकिन बाद में जो है वो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था सोडे। उस बंदे ने जो है वो ये जो है डिस्कवर किया कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक जैसी नहीं होती। मैस नंबर प्रॉपर्टी चेंज होती है, बाकी सेम होती है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एक जैसे होते हैं, और लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो चेंज होते हैं। तो जब जिनके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी होती है वो एक दूसरे के आइसोटॉप होते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप्स का मतलब होता है पार्ट्स। ठीक है। मतलब एक ही चीज के जो है वो एक चीज के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो आइसोटोप आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जो मास नंबर होता है वो चेंज होता है। तो देखते हैं जी, हमारे पास आइसोटोप के अंदर जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी तादाद जो होती है वो चेंज होती है न्यूक्लियस के अंदर। मतलब ये न्यूक्लियस है ना, दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, मिसाल के तौर पर अगर इसमें दो प्रोटॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो न्यूट्रॉन होंगे वो इसमें चेंज होंगे। चूंकि इनकी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जैसे होते हैं एटम के अंदर, मतलब प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर बराबर होता है, तो क्या होता है जी, आप लोगों के पास उसका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है सभी एटॉमिक एटम्स का। तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है वो भी एक जैसी होती है, और उनकी जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में वो भी एक ही होती है। और इसी तरह से अगर उनका मैस नंबर चेंज होगा तो हर एक का जो है एटम का वेट जो है वो डिफरेंट होगा, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी मैस नंबर के चेंज होने से। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप जो होते हैं वो बेसिकली तीन आइसोटोप होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, और उनकी जो अमाउंट होती है वो भी चेंज डिफरेंट होती है। उनमें प्रोटियम है, ड्यूटियम है और ट्रीटियम है। देख लेते हैं जी, हमारे पास जो है इन तमाम के अंदर जो है वो हो क्या रहा है कि इन तमाम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो क्या है, वो बराबर है, लेकिन जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो क्या है, वो चेंज है। जैसा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, इसमें एक ही प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसमें एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन न्यूट्रॉन एक है। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं कि ये आप लोगों के पास है प्रोटॉन, क्या नाम है, प्रोटॉन नंबर होता है, और ये आप लोगों के पास मैस नंबर है। तो 2 - 1 करेंगे तो एक न्यूट्रॉन होता है, 1 - 1 करेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन एक होता है, इसमें न्यूट्रॉन दो होते हैं। लेकिन सब के अंदर देख लें एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ये तीनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन की तो जो तादाद है वो क्या है, वो तीनों में डिफरेंट है। इसी तरह से हमारे पास कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं। कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, स्टेबल होते हैं, जो तीसरा होता है रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, खुद ब खुद रेडिएशन को खारिज करते रहते हैं। और इनकी जो अबंडेंस होती है, कार्बन 12 जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, 98.9% पाया जाता है, लेकिन जो 13 14 होते हैं वो बहुत कम मिकदार में जो है वो पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए ज़रा, कार्बन 14 में जो है, कार्बन 12 है वो 98.93% है। इसमें देखिए कार्बन जो है वो 6 है, इसमें भी कार्बन 6 है, जो प्रोटॉन नंबर है इसमें भी कार्बन 6 है प्रोटॉन नंबर। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो तीनों में डिफरेंट है, जो तीनों जो है आपस में क्या है, आइसोटोप है एक दूसरे के। नेक्स्ट है जी आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के जो आइसोटॉप होते हैं, दो क्लोरीन के आइसोटॉप होते हैं, उनमें क्लोरीन 35 है और क्लोरीन जो है वो 37 है। ठीक है। तो इनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सेम होते हैं, प्रोटॉन वो भी सेम होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आप लोगों के पास ये प्रोटॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटॉप्स है। इस तरह यूरेनियम की बात कर लेते हैं। यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटॉप होते हैं, लेकिन जो मेजर होते हैं, यूरेनियम 234, 235 है, 238 है। लेकिन जो ज़्यादा पाया जाता है 238 जो है वो 99% पाया जाता है, ज़्यादातर ज़्यादा जो पाया जाता है। जो 235 है वो उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं 143 होते हैं, जो 238 है उसमें न्यूट्रॉन जो है वो 146 है, प्रोटॉन जो है वो दोनों में सेम होते हैं। 238 जो कि ज़्यादा पाया जाता है, ये हैवियर भी होता है।
एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं, हैवियर होता है, ये लाइटर होता है और मोर एक्टिव होता है जो हमारे पास 235 जो है आइसोटोप होता है। इसी तरह से एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है एप्लीकेशन। ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है इसका जो यूज़ है वो मेडिसिन के अंदर है। तो मेडिसिन के अंदर इसका जो यूज़ है उसमें एक मेथड होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है वो कैंसर का इलाज किया जाता है। अब कैंसर क्या होता है, ये कैंसर जो है आप लोगों का जो है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड बताता हूँ कि जो ओजोन लेयर उसमें सुराख है, उसमें सुराख से क्या आता है, सूरज से जो है वो खतरनाक रेडिएशन ज़मीन पे आती है। ज़मीन पे आती है वो स्किन कैंसर का बायस बनती है। वो जो रेडिएशन होती है वो क्या करती है, हमारे डीएनए को जो है वो डैमेज करती है। डैमेज करने से हमारा जो है वो कैंसर सेल बनता है। एक कैंसर सेल की जो है अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है और वो ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर जो है बहुत सारे डैमेज सेल जो है एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम उसको ट्यूमर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेल जो है वो क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्यूमर बन गया। और ये हमें इसको हम स्किन कैंसर भी कहते हैं। अब इसका इलाज कैसे करते हैं, अब इनका इलाज जो है वो किया जाता है जी, आइसोटोप यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फास्फोरस 32 है, स्ट्रोंशियम 90 को यूज़ किया जाता है स्किन ये सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए। और इन दोनों जो है इनको यूज़ किया जाता है, और ये दोनों जो है क्या करते हैं, लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन। बीटा रेडिएशन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रिलीज होते हैं, और ये इसके ऊपर जो है वो क्या किया जाते हैं, हिट किए जाते हैं। बीटा रेडिएशन लेस पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि ये जो है किसी भी चीज़ में से कम पास होती है। देखिए गैमा रेडिएशन ज़्यादा सबसे पास हो रही है, बीटा उससे कम पास हो रही है। और जो कॉमन कैंसर होता है बॉडी का, और कैंसर है बॉडी में, अगर कहीं और जगह पे कैंसर है तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रोंगली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशन को यूज़ किया जाता है। क्या नाम है उसके, एक अनकंट्रोल्ड विजन को कंट्रोल करने के लिए, सेल की जो अनकंट्रोल्ड विजन हो रही होती है जो कैंसर का बायस बन रही होती है। जो मिसाल के तौर पे ट्यूमर अगर कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, तो उसमें क्या किया जाता है, ब्रेन के ऊपर जो है वो एक हेलमेट पहनाया जाता है, और हेलमेट के अंदर जो है वो क्या होती है, वो गैमा रेज जो है वो एक ही जगह पे फोकस कर रही होती है। एक ही जगह पे ट्यूमर जो होता है जहाँ पे बहुत सारे सेल इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे उनको यूज़ किया जाता है रेडिएशन को, और वो वहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही होती है। नेक्स्ट जो जहाँ पे यूज़ होता है वो है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। मतलब ये है कि बहुत ट्रेसर का मतलब ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम मिकदार अमाउंट में, जो बहुत कम अमाउंट में जो है आइसोटोप को यूज़ किया जाता है मेडिसिन के अंदर। मेडिसिन इंसान खाता है, इंसान जब उसको खाता है तो उससे बॉडी की बहुत सारी बीमारियों की तशखीस हो जाती है, हमें बॉडी के अंदर जो बहुत सारी बीमारियों का पता चल जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे उसने बताया है कि आइसोटोप ऑफ 131, आइसोटोप जो आयोडीन जो है वो 131 को यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए ग्विटर की जो है बीमारी जो है थायराइड ग्लैंड, इन थायराइड ग्लैंड के अंदर जो है। अब थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, थायराइड ग्लैंड जो है गले के अंदर जो है वहाँ पे ग्लैंड मौजूद होता है, ग्लैंड होता है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। वो किसी भी इनप्रॉपर फंक्शन की वजह से वहाँ पे सोजिश हो जाती है, वो सोजिश जो है उसको हम क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। और वो बीमारी जो है वो आप लोग इस तरह जो है गले की जो है वो सोजिश हो जाती है, और उस बीमारी को गोइटर कहा जाता है। और इसी तरह से जो है सिमिलरली टेक्नीशियम को भी यूज़ किया जाता है आइसोटोप को, कि वो जो हमें बताता है जो हड्डियों की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो ये भी है, वैसे ही आप लोगों को चीज़ें बताई गई हैं। अब आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस है, मैंने कंटेंट सारा लिखा है, आप लोग जो है इस दफ़ा मैं आपको बता भी देता, चूँकि ये बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। तो इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले एक दफ़ा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में जो है वो कहते हैं कॉस्मिक रेज सूरज से आती हैं, और वो जो है वो आप लोगों के पास जो है वो नाइट्रोजन मौजूद होता है, किसमें, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार जो है वो 78% मौजूद होती है। वो कॉस्मिक रेज जो है उसमें से न्यूट्रॉन्स आते हैं और इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पड़ते हैं, नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन 14। कार्बन 14 आप लोगों को पता है कि क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है किसका, कार्बन का। और ये जो है ये कार्बन जो है, कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और ये जो है कार्बन 14 जो है ये प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स को जो है कार्बन चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चाहिए होती है। और ये कार्बन प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, प्लांट्स से ऑक्सीजन जो है वो एनिमल भी लेता है और इंसान भी लेता है, और इंसान जो है वो ग्लूकोज भी खाता है, सब्जियां से होती हैं, सब्जियां भी इंसान भी खाता है, जानवर जो है वो घास खाते हैं। तो ये सारा ट्रांसफ़र हो रही है चीज़ें।
तो इस तरह अगर जानवर मर जाए तो उनकी हड्डियां रह जाती हैं, अगर प्लांट डेड हो जाए तो उसकी जो है वो लकड़ियां जो है वो ब्लैक जो कोयला होता है वो मौजूद होती हैं। अब वो कहता है ये तमाम चीज़ें जो है इनके अंदर जो कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव जो कार्बन होता है वो इन तमाम जो है लकड़ियां हड्डियों के अंदर वो मौजूद होता है, कार्बन 14 जो है। अब वो कार्बन 14 जो है वो क्या होता है, वो वक्त के साथ साथ जो है उनके अंदर जो अमाउंट होती है वो डिके होना शुरू हो जाती है, मतलब कम होना शुरू हो जाती है, हाफ हाफ होना शुरू हो जाती है। हाफ लाइफ उनकी आधी जिंदगी होना शुरू हो जाती है जो अमाउंट होती है उसमें कार्बन की। ये हर साल जो है 5730 ईयर पर जो है वो एवरेज होती है, जिससे वो डिके होता है, हाफ हो जाती है। फिर जो है वो 25% है, फिर जो है वो 12% तक रह जाती है। इस तरह जो है वो उसकी अमाउंट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है कार्बन 14 की। अब इंसान जो है वो कैसे चेक करता है कि कोई भी चीज़ जो है कितने साल पुरानी है, क्या करता है कि जो है साइंटिस्ट जो है वो उस चीज़ के अमाउंट को लेते हैं, मतलब लकड़ी जो है कोयला है उसमें कार्बन 14 को चेक करते हैं। और आज के दौर की जो कार्बन होती है, कार्बन 12 होती है, उन दोनों की अमाउंट को कंपेयर किया जाता है। जब उनकी दोनों की अमाउंट को कंपेयर किया जाता है उससे फिर पता चलता है कि ये चीज़ कितने साल पुरानी है। तब मैं एक दफ़ा इसको रीड भी कर देता हूँ। Radioactive isotopes are used to estimate the age of fossils like dead plants, animals and stone. Fossils आप लोगों को पता चल गया है कि डेड प्लांट्स को कहा जाता है, एनिमल्स और स्टोन जानवर मर जाए या डेड मतलब प्लांट्स मर जाए डेड हो जाए, या पत्थर जो है वो जो है उनकी जो है वो ब्लैक हो जाए। एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट, बहुत पुराने जो है चीज़ें जो है उनकी जो हमने एज चेक करनी है कितने साल चीज़ें पुरानी है, तो उसके बेस करता है हाफ लाइफ के ऊपर। हाफ लाइफ का एक सेपरेट टॉपिक है ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। इस कार्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग, और जिस प्रोसेस से इनको एज को डिटरमाइन किया जाता है हम उसको रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग कहते हैं। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं जी कार्बन ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट कार्बन 14 को यूज़ करते हैं। पुरानी चीज़ों को चेक करने के लिए कार्बन 14 को यूज़ करते हैं। कार्बन 14 मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता दिया, रेडियो कार्बन डेटिंग, और ये इसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं कार्बन 14 को। तो जो मैंने प्रोसेस बताया आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है, ये चीज़ इस तरह जो है ये यूज़ होता है। ये आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल आप लोगों को मैंने आप बता दिया, आसार कदीमा होता है। ठीक है, आसार कदीमा मतलब पुरानी चीज़ों को हमने देखना है कि कितने साल पुरानी है। और जियोलॉजिकल का मतलब है स्पेशली रिलेटेड है रॉक्स सॉइल से रिलेटेड वर्ड है कि पत्थर कितने पुराने हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए, मिट्टी वहाँ पे कितने पुरानी है उस चीज़ को देखने के लिए। और ये जो है आप लोगों को यहाँ पे ये बता रहा है, ये देखें यहाँ पे 100% कार्बन 14 है, और जब वो वक्त गुजरेगा तो हाफ होगा, तो वो कितनी रह जाएगी 15% रह जाएगी कार्बन 14। फिर टाइम गुजरेगा 25% कार्बन 14, फिर टाइम गुजरेगा 12% कार्बन 14, और ये जो है वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, हाफ होती जा रही है। जब ये हाफ होती जाएगी तो हम साइंटिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, इसी चीज़ के इसी कार्बन 14 को यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कितने साल पुराने है, दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना। अब केमिकल रिएक्शन जो है और स्ट्रक्चर जो है डिटरमाइन करते हैं। कहते हैं कि आइसोटॉप को यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है कितने किस कहाँ तक पहुँचा है, और हम ये भी देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ में जो है वो कितनी अमाउंट में कोई चीज़ जो है वो यूज़ हो रही है। तो मिसाल दे रहा है कार्बन 14 को यूज़ करते हैं जी चेक करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितनी यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज बनती है, और उसकी मूवमेंट भी चेक कर सकते हैं कितनी मूवमेंट हुई है उसके अंदर, कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची है। क्योंकि जब आप लोग किसी चीज़ में इंजेक्ट करेंगे किसी चीज़ को तो वो ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों को पता चलता जाएगा कि वहाँ पे, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होगी तो रेडियो एक्टिव जो है जहाँ भी जाएगी वो रेडिएशन को खारिज करते जाएगी। तो इसका एक और यूज़ भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी अगर बाहर के ममालिक में देखें तो जहाँ पे अगर वहाँ पे अंडरग्राउंड बिजली की जो है वो वायरिंग होती है, बिजली जो है अंडरग्राउंड होती है, अगर कहीं पे कनेक्शन टूट जाता है तो उनको कैसे पता चलता है कि अब वो सारी वायर तो है वह नहीं काट सकते, तो क्या करते हैं कि वो आइसोटॉप जो है उसका यूज़ करते हैं। तो जब आइसोटॉप का यूज़ करते हैं तो वो जो है उस ज़मीन के ऊपर अर्थ के ऊपर क्या होगा, वहाँ पे उसका डिफरेंट कलर नज़र आना शुरू हो जाएगा, रेडिएशन खारिज होना शुरू हो जाएंगे वहाँ उस पार्ट से। तो उससे अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हुआ है। इसी तरह वाटर के अंदर भी ऐसे ही होता है कि अगर पानी के पाइप जो है अगर नहीं पता चल रहा है कहाँ से पानी जो है वो पाइप जो है वो टूटा, तो उसके लिए भी यही आइसोटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसोटॉप का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे पानी लीकेज हो रहा होगा वहाँ पे रेडिएशन ज़मीन पे जो है वो आने शुरू हो जाएंगी, वहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे। तो इस तरह जो है आइसोटॉप का बहुत सारा यूज़ होता है।
लास्ट वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला सवाल जो है पावर जनरेशन है। और ये जो है बहुत सस्ता मेथड और पीसफुल मेथड है, लेकिन जो है इसमें एक चीज़ की कमी है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस को। अगर इनको हम इस एनर्जी को कंट्रोल कर लें, एनर्जी को कंट्रोल बना लें, तो हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है एनर्जी को इनसे केमिकल से जो है बनाने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो जो है सस्ता भी होता है प्रोसेस जो है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। ये कंट्रोल्ड का वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इन न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वन यूरेनियम 235 बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के ऊपर बम्बार्ड करेंगे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्ड करेंगे यूरेनियम के ऊपर, तो वो टूट जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, और साथ में बहुत ज़्यादा मिकदार में अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। ये है आप लोगों के पास न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये प्रोसेस होता है। उसकी वजह ये होती है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक रेडिएशन होती है जो कि इंसान की बॉडी को डैमेज कर सकती है। इसी तरह से हम देख लेते हैं, ये देखें न्यूट्रॉन की जो है जब बम्बार्डमेंट की जाती है यूरेनियम के ऊपर, यूरेनियम जो होता है वो क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। यूरेनियम जो होता है वो क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है, और ये क्या करता है, रेडिएशन को खारिज करता है। ठीक है, उनमें जो है ये ब्रेक डाउन होकर क्रिप्टॉन भी बनाता है और बेरियम भी बनाता है, और साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये एनर्जी जो होती है वो बिजली बनाने में इस्तेमाल होती है। कैसे? अब ये एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको वाटर जो है उसको बॉयल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर बॉयल होगा तो स्टीम बनेगी। स्टीम जो होगी वो क्या करती है, वो टरबाइन को चलाएगी। यहाँ पे हीट देंगे ना, जब आप लोग एनर्जी होगी यहाँ पे हीट देंगे, यहाँ से वाटर गुजर रहा होगा, तो वाटर जो होगा वो स्टीम बन जाएगी, भाप बन जाएगी। वो क्या करेगी, टरबाइन को चलाएगी। टरबाइन जो चलेगी तो फिर जनरेटर चलेगा, जनरेटर से भी बिजली पैदा होगी। तो इस तरह ये प्रोसेस होता है जी। ये थे आप लोगों के पास इसके जो है वो यूजेस थे आप लोगों के पास आइसोटॉप के। तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आइसोटॉप का, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है पावर जनरेशन वाला, हाइड्रोजन के आइसोटॉप जो है वो आ जाते हैं। तो ये आप लोग, अगर आप लोगों को समझ आई हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग जो है वो चैप्टर वाइज लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है आप लोग बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का भी। अल्लाह हाफिज़।